फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेज जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो है अपना बायोडाइवर्सिटी पर है, यानी जैव विविधता पर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता देना चाहती हूँ कि मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जिसके पास एक अच्छा मन होता है वो जो है सबकी हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं ऑल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। अभी मेरे पास एक आया था कि जो धुरंधर यानी जो अच्छी क्लासेस चल रहे हैं या फिर जो ऐप के माध्यम से जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे कुछ नहीं हो रहा, तो बोले मैडम आप क्या कर सकती हो। तो मैं आपको एक ही बात बता देना चाहती हूँ कि हर किसी का कंपेयर हर किसी से मत करना, क्योंकि जो आपको आता है क्या पता वो मेरे को नहीं आता, जो मेरे को आता है वो क्या पता आपको नहीं आता। तो प्लीज़ किसी का कंपेयर किसी से मत करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए या मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप जाकर मेरे अकाउंट से जुड़ सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब जैव विविधता होती क्या है वो अपन देखेंगे, और फिर उसके बाद में कौन कौन से जीवों में विविधता पाई जाती है, क्या क्या इसमें होता है वो आगे आपको बता दिया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता अथवा जीवीय विविधता, नाम से अपने को पता चल रहे हैं कि जैव विविधता, यह जीवीय विविधता का अभिप्राय जीवों की विविधता अथवा प्रचुरता से है। किसी प्रदेश की जैव विविधता वहाँ पर रहने वाले सूक्ष्मजीवों, पादपों और पशुओं के योग द्वारा आंकी जाती है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जैव विविधता होती क्या है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीव जंतुओं की या फिर पेड़ पौधों, यानी जो भी वहाँ जीव जंतु हैं। अभी अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि जैसे गाय भैंस बकरी ये जीव जंतुओं में आते हैं, फिर मनुष्य जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों भी, यानी जो श्वसन प्रक्रिया जो पादप करते हैं या फिर जो जीव जंतु श्वसन प्रक्रिया करते हैं वो सजीवों की श्रेणी में आते हैं और उनमें जैव विविधता पाई जाती है। विश्व संसाधन संस्थान यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है के अनुसार जो जैव विविधता की परिभाषा है वो क्या बताई गई है कि जैव विविधता विश्व के जीवों तथा उनके जनन की विविधता तथा उनके द्वारा निर्मित संयोजन से है। जैव विविधता कहाँ है, विश्व के जीव जंतु हैं और उनके जनन विविधता, यानी उनके जो नए नए जीव उत्पन्न होते हैं उनके संयोजन से है। यह प्राकृतिक जैव संपत्ति है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है जो मानव जीवन तथा उसके कल्याण को प्रभावित करती है। अब सभी को पता है कि प्रकृति सबके कल्याण को या फिर सबके जीवन को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा क्या है, तो सभी पशुओं, पादपों, सूक्ष्मजीवों, पारिस्थितिकी जटिलताओं की विभिन्नता एवं परिवर्तनशीलता को जैव विविधता कहा जाता है। आप एक बार ये ध्यान रखना कि जैसे ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो परिभाषा दी गई है या फिर जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो परिभाषा दी है, जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं वो इसमें इंक्लूड है। इनसे अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको एक बार एक इंफॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोज़ मैं अपलोड करती हूँ ऑल एग्जामिनेशन की हैं, चाहे वो एलडीसी की हो या फिर सिविल सर्विसेज की हो, है ना, तो सभी मेंबर्स हैं जो इनको शेयर करें ताकि जो लोग इनको या फिर जिन लोगों की इनकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, शेयर करना मत भूलना। जैव विविधता की संकल्पना को 3 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है और प्रत्येक स्तर को अपना विशेष महत्व है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। यानी प्रत्येक जो जैव विविधता है उसको 3 स्तरों में बांटा गया है या फिर 3 भागों में बांटा गया है जिनका विशेष अलग अलग महत्व होता है। जैसे ये कोई पेड़ पौधा है, इसका अलग महत्व है ना, ये कोई उद्योग है, इसका कोई अलग महत्व है। तो ऐसे 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है और उनका अलग अलग महत्व है। देखते हैं क्या है। जननिक अथवा आनुवंशिक जैव विविधता, जननिक और आनुवंशिक जैव विविधता। अब ये होती क्या है, यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है।
जीवों के जनन में होने वाली विविधता को जननांगीय या आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। यानी समुदाय के प्रत्येक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है। एक समुदाय का जीव दूसरे समुदाय के जीव से भिन्न होता है, यह जनन की विविधता के कारण होता है और जो जीन पर निर्भर करता है। जीन एक जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको जो एक मनुष्य है उसको दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने की सबसे छोटी इकाई है। अपन इसको बोल सकते हैं कि जो आनुवंशिक लक्षण हैं उनको एक जगह से या फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जीन, जिस पर आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रजाति में जैव विविधता को उप प्रजाति, नस्ल, जाति आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी ये जो आनुवंशिक प्रजाति है इसके आधार पर इनकी उप प्रजातियाँ कर दी जाती हैं, जिनमें नस्ल आ जाती है, जाति आ जाती है। यानी ये अलग अलग इनमें इनको बांट दिया जाता है। आगे आ रहा है, प्रजाति के अच्छे स्वास्थ्य एवं प्रजनन के लिए जननांग की विविधता अति आवश्यक होती है। इससे प्रजाति में पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता बढ़ती है। जितनी अधिक जननांग की विविधता होगी उतनी ही प्रजाति में प्रजनन और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता बढ़ेगी। यानी इसके अनुसार क्या होता है कि जो प्रजाति में जननांग की जो विविधता होती है ना, जो प्रजनन के लिए यानी जो जनन के लिए जो विविधता होती है वो आवश्यक होती है और पर्यावरण के अनुसार अपने आप को जो उसके जैसे पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की जो क्षमता होती है वो इसमें होती है और जो अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता भी इसमें बढ़ जाती है। यानी पर्यावरण के अनुसार अपने को परिवर्तित कर देते हैं। वन्य प्रजातियों में जननांग की विविधता के 3 पूल का निर्माण होता है, जिनमें नए जीवों का आविर्भाव होता है। अभी 3 पूल नहीं है, जीन पूल है, सॉरी। वन्य प्रजातियों में जननांग की विविधता की जीन पूल का निर्माण होता है, जिससे नए जीवों का आविर्भाव होता है। यानी जीन पूल क्या होते हैं कि जैसे ये कोई 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 23 माता के होते हैं, 23 पिता के होते हैं। ये नए बच्चे में जाते हैं, जीन के माध्यम से ये दूसरे बच्चे का निर्माण करते हैं और फिर ऐसे ऐसे नए जीवों का निर्माण होता है, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे जीव जंतुओं में हो, चाहे पेड़ पौधों में हो। ऐसे जीनों के द्वारा ही निर्माण होता है। प्रजातीय जैव विविधता, अब स्पेसीज डाइवर्सिटी होती है, वो क्या होती है अब देखते हैं। किसी प्रदेश में पौधे एवं जंतुओं की संख्या को वहाँ की प्रजातीय विविधता कहते हैं। वो क्या होगी? जननांग की हो गई, ये प्रजाति हो गई, जिसमें पेड़ पौधे और जंतुओं की संख्या जो होते हैं उसे वो प्रजातीय विभिन्नता कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र के अनुपात में प्रजातियों की संख्या को प्रजातियों का घनत्व कहा जाता है। यानी अपन जो जनसंख्या का देखते हैं, जनसंख्या में भी यही बताया जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार जो प्रजातियों का घनत्व होता है प्रति इकाई क्षेत्र के अनुपात में प्रजातियों की संख्या। कुछ क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रजातीय घनत्व अधिक होता है तो कुछ क्षेत्रों में कम होता है। उदाहरणतः भूमध्य सागरीय सदाबहार वन क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अभी अपन देखते हैं ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा अपन ने कहा है, ये 23 डिग्री अक्षांश, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा हो गई। तो जो यहाँ के 5 जो अक्षांश का या भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्रजातीय विभिन्नता होती है या प्रजातीय घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता अधिक है ना, पादपों की उपलब्धता अधिक है, क्योंकि नॉर्मल तौर पर यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में हमेशा बारिश होती है। पर डे यहाँ पे बरसात होने की वजह से क्षेत्र है वो एक दलदली क्षेत्र, अपन इसको रामसर साइट बोल सकते हैं, ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है। जो अपन देख सकते हैं जीव हो चाहे पेड़ पौधे हो, वहाँ की जो अलग अलग होता है। पारिस्थितिकी तीसरा अपना आ रहा है, दूसरा हो गया इसमें प्रजाति है, पहला हो गया जननांगीय, दूसरा प्रजाति और तीसरा पारिस्थितिकी तंत्रीय अथवा पारितंत्रीय विविधता।
यानी इकोलॉजिकल सिस्टम बायोडाइवर्सिटी होता है पारिस्थितिकीय तंत्रीय जैव विविधता का तात्पर्य किसी भौगोलिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्रों की विभिन्नता से होता है। विश्व में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनमें वन हो गए, समुद्र घास हो गए, मरुस्थल हो गए, समुद्र हो गए, नदी हो गई, झील हो गई, पर्वत हो गई, ये प्रमुख हैं। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो एक प्रकार से जो जैव विविधता उसको जो है उस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे वन हो गए, घास का मैदान, मरुस्थल, नदी, पर्वत, झील, समुद्र, ये अलग अलग प्रकार के जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की अपनी विविधता होती है। परितंत्र में रहने वाले जीव आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। कैसे? जैसे अपने पारितंत्र पढ़ा है, नॉर्मली तौर पर 6-7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये, कि जैसे ये पौधा है, इसको खाया, चूहा ने इसको खाया, फिर चूहे को किसी बड़े जानवर ने खाया, फिर उसको किसी बड़े जानवर ने खाया, फिर लास्ट में वो मर जाता है ना। जैसे चूहा है, चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को फिर शेर ने खाया, शेर मर गया, तो फिर उसका अपघटन हो गया। अपघटन होने के बाद में फिर वहाँ से वापस पौधा उगता है। तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना। तो ये एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार जैव विविधता के अंतर्गत जीवों की सभी प्रजातियां उनके प्रजनन क्रियाओं तथा पारिस्थितिकी तंत्र को सम्मिलित इसमें किया जाता है। अब जैव विविधता को कैसे माप सकते हैं, है ना? तो ये है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी ये कैसे इसको माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये अपन देखते हैं। जैव विविधता में पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव सम्मिलित किए जाते हैं, है ना। चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों जिनमें श्वसन प्रक्रिया होती है, वो सजीवों में शामिल होते हैं, और जो सजीवों में शामिल होते हैं वो जैव विविधता में भी ऐड हो जाते हैं। जैव विविधता का तात्पर्य किसी समुदाय में प्रजातियों की संख्या और उसके मापन की प्रजातीय समृद्धि। यानी जो किसी प्रजातीय समुदाय में रहते हैं, फिर किसी विशेष समुदाय में रहते हैं, उनकी संख्या जो होती है वो होती है जैव विविधता, और इनके मापन को प्रजातीय समृद्धि कहते हैं। यानी कि मापने को जो है प्रजातीय इनको समृद्धि कहते हैं। यानी कौन सी प्रजाति में सबसे ज़्यादा है तो वो उसकी प्रजातीय समृद्धि अधिक होती है, जिसमें कम है तो वहाँ की प्रजातीय समृद्धि थोड़ी कम होती है। अब इसको मापना, जैव विविधता को मापना कैसे मापते हैं, चलो देखते हैं। जैव विविधता को मापने के लिए कई विधियां अपनाई गई है, परंतु गणितीय विधि सबसे अधिक प्रचलित है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मापने के लिए सबसे ज़्यादा जो बहुत ऐसी तकनीकें अपनाई गई हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विधि जो काम में ली जाती है वो कौन सी होती है? गणितीय विधि इसमें सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। इसे विधि के अनुसार 3 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। गणितीय विधि के अनुसार कौन से 3 सूचकांक होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है? अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा। यानी इन तीनों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अल्फा हो गया, बीटा और गामा, ये 3 सूचकांक किसमें काम में लिए जाते हैं? गणितीय विधि में ये काम में लिए जाते हैं। जो किसको मापने के लिए काम में ली जाती है? ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को मापने के लिए काम में ली जाती है। अल्फा जैव विविधता का, अब अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होगा और गामा क्या होगा, वो अपन अलग अलग देखते हैं। अल्फा जैव विविधता का अर्थ किसी विशिष्ट समुदाय में प्रजातियों की संख्या है। इस सूचकांक को विभिन्न पारितंत्रों में प्रजातियों की संख्या की तुलना करने के लिए प्रवेश किया जाता है। यानी अल्फा जो जैव विविधता जिस तरह से इसको मापते हैं वो किसी विशिष्ट समुदाय की प्रजातियों की संख्या से है। किसी विशिष्ट समुदाय में कितनी प्रजातीय संख्या है वो उसको मापने के लिए अल्फा का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रजातियों की संरचना ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार पर्यावरणीय परिवर्तित होता रहता है। यानी जो प्रजातियों की जो संरचना है या फिर प्रजातियों की संख्या है वो ऊंचाई के साथ कम या फिर ज़्यादा होती रहे, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो परिवर्तित होती जो जलवायु है या फिर जो पर्यावरणीय मंडल है उसके जो परिवर्तन होता है उसी के अनुसार जो समुदाय हैं या फिर जो प्रजातियां उनकी संरचना में भी कमी या फिर वृद्धि देखने को मिलती है।
बीटा जैव विविधता क्या होती है? तो सूचकांकों पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार प्रजातियों की संरचना में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अल्फा का किसी विशेष समुदाय से होता है, लेकिन बीटा का क्या होता है कि जो पर्यावरणीय संरचना में जो परिवर्तन होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? वो बीटा का किया जाता है। और बीटा का करने के लिए ये एक गणितीय प्रक्रिया है जिससे जैव विविधता को मापा जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे समान पर्यावरण वाले स्थानों के बीच की दूरी बढ़ जाने से, भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार में वृद्धि होने से प्रजातियों के परिवर्तन में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यानी समान पर्यावरण में रहने वाले दो समान पर्यावरण में रहने वाले इनके बीच में दूरी बढ़ गई, ठीक है, इनके भौगोलिक विस्तार में भी वृद्धि हो गई, लेकिन इनके परिवर्तन में जो वृद्धि होती है, इनके प्रजातियों में जो वृद्धि होती है उसको बीटा के द्वारा देखा जाता है। गामा के अनुसार क्या होता है? तो गामा देखते हैं, गामा क्या बताता है? जैव विविधता सूचकांक को किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसी बड़े क्षेत्र के लिए जिसको प्रयोग किया जाता है वो होता है गामा। इसे विभिन्न स्थानों में जैव आवास में जीवों की वृद्धि करने के लिए व्यक्त किया जाता है। यानी गामा जो किरणें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है कि विभिन्न जो जैव आवास हैं या फिर जीवों की वृद्धि में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी कमी हुई है, उसको व्यक्त करने के लिए गामा किरणों का या फिर अपन देख सकते हैं गामा जो सूचकांक है उनका प्रयोग किया जाता है। इसमें तीन थे अपने अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसी विशेष समुदाय के लिए किया जाता है, बीटा किसी विशेष प्रजाति के लिए या फिर जिसमें भौगोलिक विस्तार जो देखा जाता है वो होता है, और गामा में किसी बड़े विस्तृत क्षेत्र का किया जाता है। अब जीवों की जैव विविधता के प्रारूप का इसमें वितरण दे रखा है, यानी बायोडाइवर्सिटी पैटर्न इसमें क्या होगा वो देखते हैं अपन। पृथ्वी पर जीवों एवं जैव विविधता का प्रारूप का वितरण बहुत ही असमान होता है। क्या होता है? असमान, यानी किसी भी क्षेत्र में जो जीवों की विविधता है या फिर जीवों की जो संख्या है वो बराबर कहीं पर भी नहीं मिलती। सबसे अधिक जीव उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जैव विविधता के समृद्ध होने का कारण यह है कि वह क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण इसका क्या होता है कि वो क्षेत्र कहाँ है? भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। और इसका विस्तार उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। मैंने आपको बताया था अभी ग्लोब बना के 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा हो गई, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो गया? ये मकर रेखा हो गई। इस जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या हो गया? भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर मासिक औसत तापमान कहाँ का बता रहा है? भूमध्य रेखा के आसपास का जो तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर से अधिक, तथा अपेक्षित आर्द्रता 80% के आसपास यहाँ पे रहती है। कितनी रहती है? 80% तो यहाँ पे आर्द्रता रहती है। 20 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा होती है और 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। यहाँ पर सूर्य लगभग सारा साल लंबवत चमकता और ऋतु परिवर्तन लगभग नगण्य के बराबर होता है, क्योंकि सारा साल अगर सूर्य एक ही दिशा में सिर्फ हल्का सा आगे पीछे होता है, लेकिन सिर्फ एक ही दिशा में अगर चमकेगा, एक ही दिशा में अगर रहेगा, तो वहाँ का जो परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन है, वो बहुत ही कम यानी 0 के बराबर देखने को अपने को मिलता है। इन भौगोलिक परिस्थितियों में वनस्पति को उगने व फलने फूलने का पूरा अवसर मिलता है। अतः इन क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं जिनमें लाखों प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको उस मौसम में फलने फूलने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। यहाँ पर रहने वाले जीव और पेड़ पौधों की बीमारियाँ एक ही वर्ग के पौधों के पनपने का अवसर नहीं देते, जिस कारण विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं। जैसे ये बड़ा कोई पेड़ हो गया, इसके नीचे घास उग गई है ना पूरे क्षेत्र में, फिर उसके ऊपर यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, तो पूरा क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहता है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर प्रति इकाई क्षेत्र के अनुपात में किसी भी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक पादप एवं जीव पाए जाते हैं। मैंने आपको ये पहले बता दिया कि यहाँ पर किसी अन्य क्षेत्र के बजाय यहाँ पे अधिक पादप और जीव जंतु पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र अब कौन कौन से आ रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? तो इस कटिबंध में मुख्य क्षेत्र अमेजन बेसिन आ गया, जायरे बेसिन आ गया, मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी
इस अब अपन को देखना है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालागासी यानी इसको मेडागास्कर जो अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है, यानी ये अफ्रीका का क्षेत्र है, इसके पास एक द्वीप है मेडागास्कर, ये क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। इन क्षेत्रों में पादपोषण जीवों की प्रचुरता के कारण यहाँ महाविविधता क्षेत्र कहते हैं, यानी यहाँ पे अत्यधिक क्षेत्र में जो जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की विविधता होती है अत्यधिक मात्रा में होने की वजह से इसको महाविविधता क्षेत्र कहा जाता है। इस समय 12 देशों में महाविविधता केंद्र हैं जो आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए कौन कौन से हैं। मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, जायरे, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 12 देश ऐसे हैं जहाँ पर महाविविधता क्षेत्र फैला है। आगे आ रहा अपना भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने से तापमान में तथा वर्षा में क्या आती है, कमी आती है और पौधे एवं जीवों के विकास के लिए जलवायु अधिक उपयुक्त नहीं रह पाती। परिणाम स्वरूप शीतोष्ण कटिबंध में उष्ण कटिबंध की अपेक्षा जैव विविधता बहुत ही कम पाई जाती है। ध्रुवीय इलाकों में न्यून तापमान तथा वर्षा नहीं होती। न्यूनतम तापमान एवं वर्षा बहुत ही कम होती है क्योंकि शीतीय या ध्रुवीय जो इलाके होते हैं वहाँ सिर्फ वर्षा के तौर पर बर्फबारी होती है, जिस कारण से यहाँ पर जैव विविधता भी न्यूनतम हो जाती है। यानी अपने इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जैव विविधता अधिक होती है, तापमान अच्छा होने की वजह से जैव विविधता को फलने फूलने का अवसर मिल जाता है। लेकिन अगर अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर तापमान क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है तापमान, और वर्षा के तौर पर बर्फबारी होने की वजह से वहाँ पर जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध में कोणधारी वनों में सैकड़ा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उनमें रहने वाले जीवों की संख्या भी सीमित ही होती है। अतः इन क्षेत्रों में वृक्षों की केवल 12 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्रों में? शीतोष्ण कटिबंध, यानी जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं सिर्फ उनमें 12 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में वृक्षों की संख्या 20 से 35 प्रजातियां ही मिलती हैं। यानी अमेरिका का जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो शीतोष्ण कटिबंध में आने की वजह से वहाँ पर सिर्फ 20 से 35 प्रकार की प्रजातियां ही मिलती है। इसके विपरीत उष्णकटिबंध में सीमित उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में वृक्षों की 110 से अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वृक्षों की भ्रांति जीवों की प्रजातियों की संख्या में भी अक्षांशीय विषमताएं पाई जाती हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जिस अक्षांश में जीव जंतु और पेड़ पौधे रहने की दशाएं होती हैं वैसे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां अलग अलग अक्षांश में पाई जाती हैं। उदाहरणतः स्तनपायी प्राणियों में संख्या अलास्का में 15, मिशिगन में 35, पनामा में 70 है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे स्तनपायी प्राणियों की संख्या अलास्का में कितनी है? 15 ही है, मिशिगन में 35 और पनामा नहर में कितनी होती है, यानी नहर के आसपास क्षेत्र में 70 हो जाती है। तो अलग अलग जो अक्षांशीय होते हैं क्षेत्र वहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं वो देखते हैं। जैव मंडल के कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता अति संपन्न है, यानी बहुत ज़्यादा संपन्न होने की वजह से जैव विविधता से भरपूर इन क्षेत्रों को नॉर्मन मेयरस ने 1990 में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, यानी जहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता मिलती है उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। तो किसने कहा था इसको हॉटस्पॉट क्षेत्र? तो नॉर्मन मेयरस ने 1990 में इसको हॉटस्पॉट क्षेत्र का दर्जा दिया है। यानी हॉटस्पॉट क्षेत्र 1990 के दशक में नॉर्मन मेयरस ने कहा है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र भी होता है जिसमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है। आरंभ में उन्होंने पादप विविधता के आधार पर 10 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की थी, परंतु बाद में संरक्षण संगठन और 17 हॉटस्पॉट की पहचान उन्होंने कर दी। इसका आधार पादपों एवं जीवों की विविधता था। यानी हॉटस्पॉट क्षेत्र उन्होंने जो बनाए हैं, अब ये मत बोल देना कि हॉटस्पॉट तो अपने मोबाइल में होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। यानी जहाँ पर
अब पर्यावरणीय दशा में अपने को हॉटस्पॉट क्षेत्र देखना है तो वो कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और ये कौन से किस आधार पर उन्होंने किया है, पादप और जीवों की विविधता के आधार पर उन्होंने हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है। पहले उन्होंने 10 बताए थे, लेकिन बाद में उन्होंने 17 हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है, नॉर्मन मेयर्स ने। यद्यपि ये हॉटस्पॉट पृथ्वी के स्थलीय भाग के केवल 1.32% क्षेत्र में ही विस्तृत हैं। अपने से पूछा जाए कि ये हॉटस्पॉट क्षेत्र पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में, यानी कितने स्थलीय प्रतिशत भाग में फैले हैं, तो 1.32% क्षेत्र में ये विस्तृत है। तथापि पृथ्वी की लगभग 50% स्थलीय प्रजातियों के विकास के केंद्र भी हैं अथवा प्राचीन वृत्त हॉटस्पॉट क्षेत्र के अवशेष हैं। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 50% जो स्थलीय प्रजातियाँ हैं उनकी जो विकास के केंद्र हैं वो ये 1.32% भाग में जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री भाग में जैव विविधता बहुत समृद्ध होती है क्योंकि सबसे पहले जीवन का विकास समुद्र में हुआ था, परंतु पर्यावरणीय सीमाओं के कारण समुद्री जैव विविधता का विस्तृत अध्ययन करना स्थलीय जैव विविधता के अध्ययन की अपेक्षा काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि समुद्री जो इलाके में जाके अपन बहुत कम वहाँ पे उनकी पहचान कर पाते हैं, क्योंकि जल के अंदर इतना रहना मुमकिन नहीं हो पाता, तो बहुत कम वहाँ पे पहचान, या फिर अपन देख सकते हैं कि समुद्र पर्यावरणीय सीमाओं के कारण अपन वहाँ का इतना अध्ययन नहीं हो पाया है। स्थलीय भागों की भांति जलीय जैव विविधता में भी अक्षांशीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में विशेष रूप से गहरे समुद्र की जैव विविधता में अक्षांशों के अनुसार परिवर्तन पाया जाता है। आर्कटिक क्षेत्र में जीवों की विविधता का अभाव है, जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में जैव विविधता की प्रचुर मात्रा मिलती है। यानी आर्कटिक क्षेत्र जो है, जो शीतोष्ण कटिबंध में चला जाता है, वहाँ पर जैव विविधता का बहुत ही कम क्षेत्र देखने को मिलता है, जहाँ पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर जीवों का अभाव है। लेकिन जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने की वजह से वहाँ पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आर्कटिक महासागर की अपेक्षा अंटार्कटिक महासागर में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके लिए अधिक शोध कार्य की आवश्यकता है, क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर दोनों शीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं, तो आर्कटिक महासागर की अपेक्षा अंटार्कटिका महासागर में जैव विविधता अधिक क्यों मिलती है, तो इसका शोध कार्य करने की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपना यही कंप्लीट होता है। जो आपको इम्पोर्टेंट था सिविल सर्विसेज से लेकर LDC ग्रुप डी तक जो इम्पोर्टेंट मेरे को था, जो मैंने पढ़ा था, या फिर जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी इतनी मेहनत है, कम से कम थोड़ा बहुत आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने पढ़ा हुआ, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पढ़ा दिया क्या काम आएगा, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर आप पढ़ोगे तो लाइफ में कभी ना कभी काम आएगा। और ऑथेंटिक चीज़ मैंने आपको बताई है, जो ऑथेंटिक चीज़ है वही आपके सामने मैंने उपस्थित की है। इसके अलावा ये नहीं है कि किसी को भ्रांति में डालकर अपन अपने वो कर सकें या अपना स्वार्थ देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो, ये नहीं है अब आप फिर से कंपेयर करोगे कि इतनी सी एज में पढ़ाना, हम जैसे बच्चों को पढ़ाना क्या है क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ये बात क्लियर कर दी थी कि ज़रूरी नहीं होता कि एज मायने रखती है या फिर समझ मायने रखती है। वो चीज़ होती है कि जो मुझे पता है वो सामने वाले को नहीं पता, और जो सामने वाले को पता है वो मुझे नहीं पता। तो मैं वही चीज़ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी के काम ये आएगा। और 100% आपको हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि शेयर करोगे तो किसी ज़रूरतमंद के पास में ये वीडियो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे विनती करती हूँ कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए।
और मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ, नई ऑथेंटिक चीज़ के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, बने रहिए मैराथन क्लासेस जयपुर के साथ।